रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, सही और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों से होता है। तो अगर आप लोग भी अपनी एक सीट को पक्की करना चाहते हो तो आज की इस क्लास के अंदर 100 ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है। तो 100 ऐसे प्रश्न हैं जिसको कि अगर आप लोग पूरी देखते हो तो आपके अंदर नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं क्लास की ओर। और मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ कि आज की इस क्लास के अंदर टोटल हम लोग 100 प्रश्न देखने वाले हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो क्लास को अभी छोड़ के जा सकते हो। चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न देखते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। पहला ही नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है। सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसका गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। दूसरा प्रश्न याद रखिए कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखना है कि कार्य का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा, जिसे जे से संकेत किया जाता है और बल यानी कि न्यूटन को एन से संकेत किया जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है। तो आपको याद रखना है कि प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण होता है वो ध्वनि का परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए याद रखिए कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है। तो आपको याद रखना है कि ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि परागैंग तरंगों का सबसे पहले सीटी बजाकर किसने उत्पन्न किया था। तो आपको याद रखना है कि ये सबसे पहले किसने उत्पन्न किए थे। तो ये गाल्टन ने किए थे। गाल्टन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ से सवाल पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो आप लोग को याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जल की संयता ताप बढ़ने पर क्या होती है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछ रहा है कि जल की संयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है। तो आपको याद रखना है कि ताप बढ़ाने पर घटती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। सवाल पूछेगा कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि जल का पीएच मान 7 होता है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, ध्यान में रखना है। अगला नंबर प्रश्न है जड़त्व का माप क्या होता है। आपसे सवाल कह रहा है कि जड़त्व का माप क्या होता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि जड़त्व का माप क्या होता है। तो इसका माप हो जाएगा द्रव्यमान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से एक सवाल पूछ सकता है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकांक अचानक नीचे गिरता है तो इसका किस बात का संकेत है। सवाल को समझिएगा क्या कह रहा है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे गिरता है तो इसका मतलब किस चीज़ का संकेत करता है। अचानक से जब बैरोमीटर नीचे गिरता है तो आपको याद रखना है कि ये संकेत होता है आंधी तूफान आने का संकेत होता है। आंधी तूफान आने की संभावना होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया था। आपसे सवाल कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है किसने प्रतिपादित किया था। तो आपको याद रखना है कि ये प्रतिपादित किए थे सर आइजैक न्यूटन ने, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लेंस की आवर्धन क्षमता का इकाई क्या है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि लेंस की आवर्धन क्षमता की इकाई क्या है। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए सवाल पूछ सकता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वो डायोप्टर होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक प्रतीत होता है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक प्रतीत होता है। तो आपको याद रखना है कि कब भार प्रतीत होता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रहा हो, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सवाल पूछ रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए कि बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है मानव आँख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताना है कि मानव आँख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपको याद रखना है कि दृष्टि पटल पे बनता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा हुआ होता है। तो याद रखिए कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। दूसरा याद रखिए कि मानव नेत्रदान में किस चीज़ को दान किया जाता है। तो याद रखना है कि मानव नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कॉर्निया और लेंस के बीच के द्रव को क्या कहा जाता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि कॉर्निया और लेंस के बीच के द्रव को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए कि जलीय द्रव कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12 नंबर प्रश्न है मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो आपको याद रखना है कि वास्तविक और उल्टा होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। तो आपको याद रखना है कि आवृत्ति है जो कि अपरिवर्तित रहती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सबसे ज़्यादा कौन सा रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। ये भी सवाल आपसे पूछे जाएगा कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल रंग का होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर प्राकृतिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि ऑप्टिकल फाइबर प्राकृतिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखना है कि यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल है कि यहाँ से याद रखिए कि आकाश में तारों का टिमटिमाना कौन सा परिवर्तन है। आपने देखा होगा कि आकाश में जो तारा टिमटिमाते हैं वो कौन सा परिवर्तन है। तो आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाश में तारों का टिमटिमाना होता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है रेगिस्तान में मरीचिका बनने का कारण क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि रेगिस्तान में मरीचिका बनने का क्या कारण है। तो आपको याद रखना है कि ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब यहाँ से एक सवाल याद रखिए कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। तो सिंपल सा प्रश्न है। रेगिस्तान का जहाज हम ऊँट को कहते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होता है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो ध्यान रखना है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। देखो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 नंबर प्रश्न है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। सवाल को ध्यान में रखना है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो याद रखिए कि 0 होता है। 0 यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है वेबर, टेस्ला, गॉस या फिर फैराडे। तो आपको याद रखना है कि टेस्ला हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है लाउड स्पीकर किस ऊर्जा परिवर्तन का उदाहरण है। आपसे सवाल पूछ रहा है कि जो लाउड स्पीकर है वो किस ऊर्जा के परिवर्तन का उदाहरण है। तो याद रखना है कि ये विद्युत के ध्वनि ऊर्जा विद्युत से ध्वनि ऊर्जा यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर प्रश्न है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सवाल पूछ रहा है कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21 नंबर प्रश्न है वोल्ट मीटर को प्रतिपथ
वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आपको याद रखना है कि ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है? बीमा से सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पृष्ठ तनाव की जो बीमा होती है वो क्या होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, जल का त्रिक बिंदु कितना होता है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि जल का जो त्रिक बिंदु कितना होता है? तो आपको याद रखना है कि 273 पॉइंट इतना केल्विन होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, ए मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि ए मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आपको याद रखना है कि इसको जोड़ते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल पूछेगा कि घरों में उपकरण किस क्रम में जोड़ते हैं? तो जो घरों में तार वगैरह हम लोग जोड़ते हैं वो समांतर क्रम में रहता है, और ए मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो आपको याद रखना है कि इसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, हवा में नमी मापने वाली यंत्र को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि हवा में नमी मापने वाली यंत्र को क्या कहते हैं? तो याद रखना है कि इसे हम लोग हाइगोमीटर कहते हैं, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लैक्टोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे देखो, लैक्टोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? तो दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर से। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सवाल आपसे पूछ रहा है कि चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकंड का समय लगता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताना है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि ये सोनार या फिर फेडोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने इसका उत्तर बताया था कि दूध की शुद्धता मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और थर्मामीटर का किस चीज़ के लिए प्रयोग करते हैं? तो तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, डायनेमो किस ऊर्जा में बदलता है? सवाल आपसे पूछ रहा है कि डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो आपको याद रखना है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? काफ़ी सिंपल प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और आपको याद रखना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, जब बर्फ पिघलता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सवाल आपसे पूछ रहा है कि जब बर्फ पिघलता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना है कि इसके आयतन यानी कि घटता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल पूछेगा कि बर्फ़ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो आपको याद रखना है कि बर्फ़ का जो पिघलना है वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। बर्फ़ का पिघलना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग रसायन विज्ञान का क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से सारा क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र और नाम क्या है? सवाल पूछ रहा है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र और नाम क्या है? तो आपको याद रखना है कि भारी जल का जो सूत्र होता है वो DTO होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। DTO होता है भारी जल का रासायनिक सूत्र। चलिए
अगला नंबर प्रश्न है, जल का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है कि जल का जो रासायनिक नाम है वो क्या होगा। तो याद रखिएगा कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सवाल आपसे पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो याद रखिए कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सवाल पूछेगा कि न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी, तो आप लोग को याद रखना है कि जो न्यूट्रॉन की खोज हुई थी वो 1932 में हुई थी। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? आपको बताना है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो याद रखना है कि ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए 37 नंबर प्रश्न है, मेडलिव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? बताना है कि मेडलिव का जो आवर्त सारणी थी वो किस पर आधारित थी। तो याद रखिए कि यह परमाणु द्रव्यमान पे आधारित थी, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह और आवर्त हैं? बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह और आवर्त हैं। तो आपको याद रखना है कि इसमें 18 समूह और 7 आवर्त हैं, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी के अंदर 18 समूह और 7 आवर्त है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सी है? सवाल कह रहा है कि विद्युत का जो सबसे अच्छी सुचालक धातु है वो कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर, यानी कि चांदी। चलिए सवाल पूछ सकता है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो आपको याद रखना है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है, ये भी सवाल पूछा जाता है। 40 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। और यहाँ से एक सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि हम भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि भविष्य का ईंधन हम हाइड्रोजन को कहते हैं। हाइड्रोजन हमारा भविष्य का ईंधन है। हाइड्रोजन हमारा भविष्य का ईंधन है। सवाल पूछ रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि सबसे हल्की जो धातु है वो लिथियम हो जाएगी, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर प्रश्न है, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? आपको बताना है कि जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो कैसा होता है। तो आपको याद रखना है कि प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो धन आवेश होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सी है? बताना है कि सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि ऑस्मियम जो है हमारा वो प्रकृति की सबसे भारी धातु है, ऑस्मियम, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? आपको बताना है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा, और भविष्य का ईंधन भी क्या है? हाइड्रोजन ही है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, हड्डियों और दांतों के मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है? आपको बताना है कि हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर कौन सा यौगिक पाया जाता है। तो इसके अंदर जो यौगिक पाया जाता है वो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर प्रश्न है, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल और मेथनोइक अम्ल। तो आपको याद रखना है कि इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि लैक्टिक अम्ल दूध दही में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरा
खट्टे चीज़ों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब पूछ सकता है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि ऑक्जेलिक अम्ल जैसे कि टमाटर में पाया जाता है, पालक में भी पाया जाता है और चुकंदर में पाया जाता है। ये सभी में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो सिंपल सा प्रश्न है, अगर लोहे पे जंग लग जाएगा तो उसका भार है जो कि बढ़ जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिए कि लोहे में जंग लगना कौन सा प्रक्रिया है, तो एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है। लोहे में जंग लगना कौन सा प्रक्रिया है, तो याद रखना है कि एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने ऊपर इसका उत्तर बताया है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बायोगैस संयंत्र में कौन सा रासायनिक प्रक्रिया होती है। आपको बताना है कि बायोगैस संयंत्र में कौन सी रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो इसमें किण्वन होती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर प्रश्न है, अग्निशामक यंत्रों में कौन सा गैस का प्रयोग होता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल आपसे पूछ रहा है कि जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो गैस होता है वो CO2 होता है। देखो CO2 कहाँ है, हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि मतदान के समय उंगलियों पर लगाए जाने वाली स्याही को क्या कहते हैं। आप लोगों ने अगर वोट दिया होगा तो देखा होगा कि मतदान के समय जो उंगली पर स्याही लगाया जाता है वो जल्दी छूटता नहीं है। तो सवाल यही पूछ रहा है कि मतदान के समय उंगलियों पर लगाई जाने वाली स्याही क्या होती है। तो ये एक प्रकार का सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट, जिसका सूत्र होता है AgNO3 होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताना है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कपड़े से जंग धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सवाल कह रहा है कि कपड़े से जंग धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, फॉस्फीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। आपसे फॉस्फीन गैस का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है कि फॉस्फीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि COCl2 होता है फॉस्फीन गैस का रासायनिक सूत्र, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। देखो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए 56 नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफी के फिल्म पर किसकी परत चढ़ी होती है। सवाल कह रहा है कि फोटोग्राफी की फिल्म पर किसकी परत चढ़ी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, AgBr हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग पिक्सर हाइप्रो के रूप में किया जाता है। सवाल कह रहा है कि फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग पिक्सर हाइपो के रूप में किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न है, आंसू गैस का मुख्य घटक क्या है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि आंसू गैस का मुख्य घटक क्या है। तो इसका जो मुख्य घटक हो जाएगा वो क्लोरोफिल हो जाएगा, क्लोरोफिल हमारा, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
59 नंबर प्रश्न है, गोबर गैस का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है कि गोबर गैस का आविष्कार किसने किया था। तो आपको याद रखना है कि सीवी देसाई ने किए थे गोबर गैस का निर्माण, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आपसे सवाल कह रहा है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, संतरे और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताना है कि संतरे और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। सीट्रिक अम्ल राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर प्रश्न है, गैस बिल्डिंग में किस गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? सवाल कह रहा है कि गैस बिल्डिंग में किस गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था? सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो याद रखना है कि 1984 में हुआ था। किस विषैले गैस का रिसाव हुआ था? तो याद रखना है कि मिथाइल आइसोसोनाइट गैस का रिसाव हुआ था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होती है? बताना है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो इसमें ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, क्विक सिल्वर के नाम से किस धातु को जाना जाता है? सवाल को ध्यान में रखिएगा कि क्विक सिल्वर के नाम से किस धातु को जाना जाता है। ऑप्शन है चांदी, पारा, प्लेटिनियम या फिर एल्युमिनियम। तो आपको याद रखना है कि क्विक सिल्वर के नाम से हम पारा को जानते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जीव विज्ञान का कुछ प्रश्न देखते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। चलिए 66 नंबर हमारा प्रश्न है, मानव शरीर में परिसरण तंत्र की खोज किसने की? ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताना है कि मानव शरीर में परिसरण तंत्र की खोज किसने की थी? सवाल को ध्यान में रखना है। आपको याद रखना है कि विलियम हॉर्वे ने की थी। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपको बताना है कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि स्टेप्स है जो कि कान में पाई जाती है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहीं से सवाल पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है और कहाँ पे पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो जांघ में पाई जाती है, जिसे हम लोग फीमर कहते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 68 नंबर प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो आपको याद रखना है कि रक्त समूह की जो खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, उसको ध्यान में रखना है। सवाल पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सवाल पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि कौन सी है, ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि यकृत हो जाएगा। दूसरा सवाल पूछेगा कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि मास्टर ग्रंथि हम किस ग्रंथि को कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि हम लोग पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चलिए अब हमारा 69 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगी वो हो जाएगी पीनियल या फिर प्यूटिटरी ग्रंथि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ से भी सवाल बनेगा। पहला ही प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। पहला ही सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। तो आपको याद रखना है कि किससे नियुक्त किया गया था। तो आपको बताना है कि ये ज्ञानेंद्र कुमार को, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए 71 नंबर प्रश्न है, 2026 में 25वें राजमंडल खेलों में मेज़बानी कौन सा शहर देश करेगा। सवाल कह रहा है कि 2026 में 25वें राजमंडल खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर देश करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये करेगा ग्लासगो स्कॉटलैंड, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 72 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, वन इलेक्शन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि वन इलेक्शन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामनाथ कोविंद है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल को ध्यान में रखना है। चलिए 73 नंबर प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन और सीईओ कौन बनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जय वर्मा सिंह, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है। सवाल को ध्यान में रखना है कि भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिए कि अश्विनी वैष्णव है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ से एक सवाल को मैं बताता हूँ कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। चलिए 75 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो याद रखिए कि 6 पदक जीते थे, राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न, भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का निर्माण किस कोच फैक्ट्री ने किया जाता है। सवाल कह रहा है कि भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का निर्माण किस कोच फैक्ट्री में किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि किस फैक्ट्री में किया जाता है। तो एट्रीगल कोच फैक्ट्री में किया जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया मोईदम्स स्थल किस राज्य में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल को ध्यान में रखना है। तो आपको याद रखना है कि ये असम में स्थित है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 78 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इसरो द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजे गए भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कि आदित्य L1 नाम है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न बताना है कि इतना का 10% वार्षिक साधारण ब्याज के 3 वर्ष का ब्याज निकालना है। आपसे ब्याज पूछ रहा है कि 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो इतना हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 82 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात बराबर इतना है, तो बी सी का इतना है, तो सी बराबर क्या होगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, वो हो जाएगा 8 पॉइंट इतना हो जाएगा, यानी कि जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 83 नंबर प्रश्न, यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर उत्तर 60 आता है तो वो संख्या क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सवाल कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 60% में से 60 घटाने पर उत्तर 60 आता है तो वो संख्या क्या होगा। तो वो संख्या हो जाएगा 200, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 50% और 20% की 2 क्रमिक छूट का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो इसका जो समतुल्य बट्टा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 32% का हो जाएगा।
32%, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 85 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। इसके लिए आपको औसत का सूत्र पता होना चाहिए, जो कि औसत बराबर सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों का संख्या होता है। तो टोटल संख्या हमारा 10 हो जाएगा, उसमें से 5 से डिवाइड करेंगे तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 5.5, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए 86 नंबर प्रश्न है, एक ट्रेन इतना किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति क्या होगी। आपसे इसका उत्तर मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। 87 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक नल किसी टंकी को इतना घंटे में भर सकता है और दूसरा नल 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में घंटों में कितना, यानी कि टंकी भरने में कितना घंटा में भरेगी टंकी। तो 12 घंटा का समय लग जाएगा हमारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि HCF 12 है और LCM इतना है तो यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 36, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कितना का वर्गमूल क्या होगा, यानी कि आपसे स्क्वायर रूट इससे पूछ रहा है कि 0.0881 का वर्गमूल क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो 0.09 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात इतना है, सबसे बड़े कोनों का माप क्या होगा। सवाल पूछ रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का जो अनुपात है वो 1:2:3 है, तो सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा कोण का माप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90। चलिए अब हम लोग कुछ रीजनिंग का भी प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी का 32 और 32 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 6, यानी कि 64 हो जाएगी, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, जिस प्रकार भारत का संबंध नई दिल्ली से उसी प्रकार जापान का संबंध किससे है। आपको बताना है कि जापान का संबंध किससे है। तो ये जो जापान का संबंध है वो टोक्यो से हो जाएगा, टोक्यो, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में CAT को इतना लिखा जाता है तो DOG को क्या लिखा जाएगा। ये भी सवाल सिंपल है और इस टाइप का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 94 नंबर प्रश्न है, विषम शब्द को चुनना है, बताना है कि इसमें से विषम कौन सा है। तो इसमें से विषम हमारा नाभ हो जाएगा, बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। राइट आंसर हमारा नाभ होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 95 नंबर प्रश्न, यदि इतना का अर्थ इतना है तो अर्थ इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए, यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको चलिए मैं आप लोग को सॉल्व करवा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग ऐड करेंगे, उसके बाद मतलब घटाएंगे। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल को समझिएगा क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है कि प्लस के जगह पे आपको ये करना है, माइनस के जगह पे आपको ये करना है और इसके जगह पर ये करना है, इसके जगह पर ये करना है। उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 96 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि सूर्य को चांद को तारा और तारे को आकाश कहा जाए तो रात में क्या चमकता है। ये सवाल थोड़ा सा सोचने वाला है, सोचो। सवाल कह रहा है कि यदि सूर्य को चांद को तारा और तारे को आकाश कहा जाए तो रात में क्या चमकता है। तो सिंपल सा प्रश्न है, रात में तारा चमकेगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 97 नंबर प्रश्न है, एक तस्वीर की ओर झुकता
एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती संतान बेटा है। राम का उसका तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है? तो इसका संबंध हो जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। इसका संबंध जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा, हाँ, पिता का संबंध हो जाएगा, पिता हो जाएंगे इसके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अक्षरों को क्रम को पूरा करें। यहाँ पे इसको क्रम को पूरा करना है। तो देखिए कितना का गैप है, ABCCDE GEF। तो यहाँ पे हमारा अगला हो जाएगा, अगला हमारा I हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 98 नंबर प्रश्न दी गई आकृतियों को श्रेणी में अगला अंक क्या होगा? बताना है कि इसका अगला अंक क्या होगा। तो देखो 3 का 3, 3 6 3 3 9, 9 का 9 18 27, यानी कि 3 से आप लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो 81 × 3 कर लेंगे, 3 8 24, यानी कि 243, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सब में 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, आप लोग इसको में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए अब हमारा लास्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा एक व्यक्ति 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, तो उसका मुंह किस दिशा में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो मुख हो जाएगा वो पूरब दिशा में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने आज के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे थे, जितने भी सवाल आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने लेके आए थे, वो सारा ही हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और क्लास को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।